हेलो एवरीवन, आज हम पेपर थर्ड में टॉपिक विद्यालय संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। विद्यालय संसाधनों के प्रबंधन में दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। वे संसाधन जो विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, प्रयोगशाला, कार्यालय, खेल का मैदान, साफ सफाई आदि से संबंधित हैं, वह विद्यालय की भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इसी का विस्तृत में अध्ययन करेंगे। विद्यालय संसाधनों का प्रबंधन है, जो विद्यालय के उद्देश्य हैं, प्रत्येक बालक को उसकी रुचि, भविष्य एवं क्षमता के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इस प्रकार करने में सहायता प्राप्त कर सकें जिससे वह समाज के लिए सही ढंग से समायोजित हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सभी आवश्यक भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम एवं सहभागी क्रियाकलापों का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके। प्रबंधन करते समय इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यवस्था उस विद्यालय विशेष की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो। विद्यालय संसाधनों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण का ज्ञान विद्यालय शिक्षकों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। विद्यालय में प्राय दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जो कि मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के रूप में होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर भौतिक संसाधनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल का मैदान, कार्यालय, विद्यालय परिसर, फर्नीचर, खेल सामग्री आदि को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक संसाधनों का विद्यालय विभाग एवं छात्रों के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक संसाधनों के अभाव में विद्यालय में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का उपयोग भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों का अनुसरण हो, क्योंकि इनमें अभाव में न तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है और न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सकता है। विद्यालय के भौतिक संसाधनों का उपयोग बालकों के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसीलिए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का यह दायित्व है कि वह भौतिक साधनों का अनुरक्षण करे तथा जिन साधनों का विद्यालय में अभाव है उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करे। विद्यालय की छवि का निर्धारण तथा बालकों के चहुमुखी विकास में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन साधनों का संबंध सर्वोत्तम उपयोग करते हुए एक कुशल प्रशासक एवं प्रधानाचार्य के विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए चहुमुखी विकास करता है। मानवीय संसाधनों के संबंध में मधुरता तथा भौतिक संसाधनों में मरम्मत करना, रखरखाव की व्यवस्था करना प्रबंधन कार्य करता है, जो कि विद्यालय एवं बालकों की उन्नति के लिए अनिवार्य है। भौतिक साधनों के प्रमुख रूप से विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले आता है इसमें विद्यालय भवन। हमारे देश में विद्यालय भवन निर्माण संबंधी समस्या प्रारंभ से ही रही है। जब से अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू हुई है तब से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। बहुत कम भवन ऐसे मिलेंगे जो उपयुक्त एवं पर्याप्त सुविधाएं लिए हो।
अतः भवन के स्वरूप पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आज भी अनेक विद्यालय अनुपयुक्त वातावरण तथा भवनों में चलाए जा रहे हैं। हम आज विद्यालयों की स्थिति देखें तो सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो विद्यालय जो है जर्जर अवस्थाओं में हैं, जहाँ बारिशों में बारिश होने पर सबसे पहले छुट्टी करनी पड़ती है कि विद्यालय की इमारत जो है कभी भी गिर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है विद्यालय की भवन जो है वो संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, जिसमें बालक जो है वो आराम से जो है अपना अध्ययन कार्य चला सके। वह भली प्रकार से भवन निर्माण का कार्यभार को वहन कर सकता हो, वह ऐसा व्यक्ति हो जो अभियंता एवं विद्यालय प्रबंधों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। और वह व्यक्ति कौन होगा? वह व्यक्ति प्रधानाध्यापक होगा। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय जो है वायु एवं प्रकाश के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां एवं रोशनदान होने चाहिए, एक कमरे से दूसरे कमरे में आने जाने की व्यवस्था हो, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था हो कि आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय को कुछ ही मिनटों में खाली किया जा सके। इसके साथ साथ निर्माण में मितव्ययता को भी ध्यान रखा जाए। विद्यालय की योजना हेतु निर्माण 2 योजनाएं संचालित है, खुली योजना तथा बंद योजना। खुली योजना में भिन्न भिन्न वाली इमारतों का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी अक्षर के H, E, L, T, I, Y, U पर वापस रिपीट कर रही हूँ। खुली इमारतों में खुली योजना के अंतर्गत अंग्रेजी अक्षर के H, E, L, T, I, Y, U है ना, इनको रखा गया है क्योंकि ये जो अक्षर बने हुए हैं उसमें क्या है? H है, तो H में सेंटर में किसका? प्रधानाध्यापक का कक्ष होगा और जो H के दोनों साइड पे क्या होगी? क्लास संचालित होगी। तो उसमें क्या होगा? डायरेक्शन पूरा ध्यान में रखा जाता है, मतलब पूरे सब बच्चों की गतिविधियां जो हैं उसके अकॉर्डिंग रहती है। फिर है बंद विद्यालय। बंद विद्यालय 3 रूप से आते हैं, ठोस आयत, आयत और शून्य आयत, है ना। ठोस आयत, आयत और शून्य आयत, इनमें बीच में खाली स्थान रहता है तथा हम चारों तरफ इमारतें बनाई जाती हैं। आजकल खुली योजना का प्रचलन अधिक है। इसके अंतर्गत भीतर प्रांगण भवन होता है। उस प्रांगण में प्रधानाध्यापक का कक्ष, अध्यापक कक्ष, कार्यालय, कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला, बरामदा एवं प्रांगण होता है। इसके अंतर्गत ई आकार जैसा होता है। इसके अंतर्गत ई में के अंतर्गत जो है प्रधानाध्यापक कक्ष, अध्यापक कक्ष, हॉल, कक्षा कक्ष तथा बरामदा होता है। यू आकार का ये सबसे सर्वोत्तम होता है क्योंकि इस यू आकार के अंतर्गत जो है प्रधानाध्यापक कक्ष जो है वो सेंटर में होता है और प्रधानाध्यापक कक्ष के पास में ही अध्यापक स्टाफ रूम होता है, स्टाफ रूम और उसके पास में कार्यालय और कार्यालय के आसपास चारों तरफ जो है वो कक्षाएं होती है। इसमें बच्चा पूर्ण रूप से किसी न किसी की निगरानी में रहता है। एच आकार का भवन, इस आकार का भवन जो है वो उसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक का कक्ष, अध्यापक कक्ष ये सभी में कॉमन होता है, बस उसके अरेंजमेंट इस तरीके से जो अल्फ़ाबेटिकल है उसके अनुसार उसमें जो है बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। विद्यालय भवन में चाहे ई प्रकार का हो या एच प्रकार का हो, भीतर का प्रांगण वाले भवन की स्थिति प्रकोष्ठ एवं अध्यापकों के प्रकोष्ठ, भोजन कक्ष, चिकित्सालय कक्ष, मलमूत्रालय, विश्रामालय, जलाशय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए एवं विद्यालय भवन का प्लान बनाकर विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदन करा लेना आवश्यक है। तत्पश्चात उसके निर्माण कार्य का ठेका किसी अनुभवी ठेकेदार को देना चाहिए। अब है विद्यालय भवन संबंधी आवश्यकताएं। उसकी नींव, प्रत्येक इमारत को बनाने के लिए नींव का
विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय नींव का ध्यान रखा जाए। पर्याप्त गहराई तक खुदवाकर नींव भरी जानी चाहिए। विद्यालय के नीचे कंकरी की तह बिछानी चाहिए जिससे गहराई कम से कम 18 इंच हो। इसमें आर्द्रता का प्रभाव दीवारों पर नहीं पड़ता हो। अब है दीवारें। भवन की बाहरी दीवारें ईंट या पत्थर की हो सकती है। यदि वो ईंट की है तो उसकी मोटाई 14 इंच होनी चाहिए। यदि वो पत्थर की है तो उसकी मोटाई कम से कम 20 इंच की होनी चाहिए। नींव से लेकर 3 से 4 फीट तक की दीवारों में नमी को रोकने वाला प्लास्टर करवाना चाहिए। भीतरी दीवारों पर ऐसा प्लास्टर कराया जाए जो दुर्गंध तथा नींव की सिलन से मुक्त हो। छतें अधिक नीची ना हो। छतें ऐसी हो जो सर्दी और गर्मी के लिए दुर्गम्य हो एवं उपलब्ध परनाले तथा नालियाँ भी उसमें बनवाई जानी चाहिए। दीवारें पानी का असर न सहन करती हो, है ना। दीवारों पर जो है पानी का कोई असर ना हो। पानी का असर इन द सेंस सिलन वगैरह, है ना। समस्त छतें लेंटर की हो। टिन की छतों का प्रयोग न किया जाए। ये छतें ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन गर्मी सर्दी से बच्चे को जो है तकलीफ पहुंचा सकती है। फर्श का पर्याप्त मजबूत, आकर्षक एवं चिकना हो। इससे यह सरलता से साफ किया जा सके। फर्श को इतना भी चिकना न बनाया जाए कि छात्रों के पैर उस पर फिसल जाए। मंजिलें। विद्यालय का भवन एक मंजिल का ही होना चाहिए। एक मंजिल के भवन में प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करने में सुविधा रहती है। प्रधानाध्यापक को अधिक थकावट नहीं आती है। छोटे बालकों के लिए दूसरी मंजिल तक जो है वो घात होती है क्योंकि उन्हें गिरने का भय रहता है, क्योंकि उनके लिए घातक रहता है। अध्यापक कक्ष। अध्यापकों को अवकाश के क्षणों में अध्यापक वहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके लिए विद्यालय में अलग अलग कक्ष होने चाहिए। अध्यापक कक्ष में जो है वो अध्यापकों की फैसिलिटी के लिए जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वो इसका समय समय पर जो है वो अवलोकन करता रहे। कक्षा कक्ष का निर्माण किसका आधार जो है वो बड़ा है, वो छोटा होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को कम से कम 15 वर्ग फुट का क्षेत्र तथा 50 घन फुट वायु का क्षेत्र होना चाहिए। कक्षों का स्वरूप चतुर्भुज आकार का होना चाहिए। वस्त्र परिवर्तन के लिए कक्ष भी होना चाहिए। विद्यालय में कुछ कमरे छात्रों के वस्त्र बदलने के लिए होने चाहिए, क्योंकि कभी कोई फंक्शन है, ये है, तो उसके लिए होना चाहिए, है ना। उसके साथ में ही प्रवेश द्वार होना चाहिए। भवन में इतने प्रवेश द्वार नहीं होने चाहिए कि विद्यालय जो है वो 5-4 मिनट में ही खाली करा दिया जाए। कम से कम 2 गेट तो उस विद्यालय के होने ही चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार पे कम से कम 2 व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। वायु प्रसारण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश प्रसारण की व्यवस्था होनी चाहिए। जल व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। स्वास्थ्य निरीक्षण कक्ष होना चाहिए। उसके अंतर्गत उसकी के साथ में जो है फर्स्ट एड बॉक्स भी वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। प्रधानाचार्य का कक्ष जो है वो सुविधापूर्ण वाला होना चाहिए, है ना। अन्य कक्ष भी होने चाहिए जिसमें व्यायामशाला, सामूहिक प्रार्थना स्थल, कार्यक्रम स्थल, एक हॉल होना चाहिए, भोजन कक्ष होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, भूगोल तथा इतिहास का कक्ष होना चाहिए, विज्ञान की प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। इन कमरों की साज सज्जा विषय सामग्री के आधार पर की जानी चाहिए। आकार में ये साधारण कक्षों से बड़े होने चाहिए। छात्रावास भी होना चाहिए। विद्यालय के निकट छात्रावास का होना परम आवश्यक है। छात्रावास में रहना ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के लिए सुविधाजनक होता है। दूसरे छात्रावास को उन छात्रावास के लिए महत्वपूर्ण है जो स्थानांतरण करके आए हुए होते हैं। इससे सामूहिकता, सामाजिकता, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करते हैं। छात्रावास के स्थान पर एक ऐसा स्थान की भी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है फ्री पीरियड में बैठ सकें या फिर कोई एक्टिविटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कराएं, तो उसके लिए एक कॉमन हॉल भी होना चाहिए।
अब है फर्नीचर। फर्नीचर की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कुछ कुर्सियों की विशेषता होनी चाहिए। प्रत्येक कुर्सी के पीछे जो है वो पीठ होनी चाहिए, इट मीन्स उसका बैक होना चाहिए। कुर्सियाँ सीधी सीट वाली होनी चाहिए। तो उसमें बच्चा जो है हॉरिजॉन्टल रूप से बैठकर अपने पैर जो है वो सीधे रखकर जो है लिखने की स्थिति उसकी सही रहे, ताकि उसकी सिटिंग से जो है उसकी राइटिंग पर कोई इफेक्ट ना आए। कंफर्टेबल बैठकर वो उसको लिख पाए। अच्छी डेस्क होनी चाहिए। डेस्क का ढाल जो है वो 15 इंच का होना चाहिए। उसमें समय पर जो है 45 डिग्री पर लिखते समय भी 15 डिग्री का ढाल जो है उस पर बनना चाहिए। डेस्क की ऊंचाई फर्श से इतनी ऊंची हो कि वो भूमि पर समांतर रूप से बैठ सके। डेस्क के प्रकार जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक डेस्क, ऋणात्मक डेस्क एवं शून्य डेस्क, है ना। जो धनात्मक डेस्क है वह डेस्क एवं कुर्सी के बीच स्थान रहता है। इस प्रकार की डेस्क बालकों के लिए खड़े होने में सुविधाजनक रहती है और डेस्क का प्रयोग लिखने के लिए न किया जाए क्योंकि ऐसी डेस्क पर लिखते समय बालकों को अधिक झुकना पड़ता है। इससे उनके फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो धनात्मक डेस्क जो है वो बैठने के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन बच्चों के लिखने के लिए उत्तम नहीं रहती है क्योंकि उससे उनके फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक डेस्क वह होती है जिसमें कुर्सी का किनारा डेस्क के भीतर घुसा रहता है। इस प्रकार की डेस्क का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। शून्यात्मक डेस्क वह होती है जिसमें कुर्सी का किनारा डेस्क के किनारे को केवल छूता है। यह डेस्क लिखने के लिए उत्तम रहती है। शैक्षणिक उपकरण होने चाहिए। तो भौतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम जब बात करते हैं तो उसमें विद्यालय में समस्त उपकरणों से लेकर जो साज सज्जा है, कार्यालय है, खेल का मैदान है, सफाई है, शौचालय है, पेयजल व्यवस्थाएं हैं, विद्यालय भवन है, फर्नीचर है, सब कुछ जब आता है तो इसके अंतर्गत श्यामपट, दीवार का श्यामपट, लपेट फलक वाला श्यामपट है। तो श्यामपट कैसा है? तो श्यामपट, ठीक है, उसमें फ्रेम युक्त दीवारें होनी चाहिए। श्यामपट पे जो है वो डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत जो है वो मंथली कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो उस पर टैग किए जा सके। उसी के साथ में श्यामपट पर जो है वो कोई उत्सव एवं जयंती मनाई जा रही है तो उससे संबंधित निर्मित पोस्टर बनाकर वहाँ पर बच्चों से अवगत कराया जा सके। तो इसके साथ में स्लाइडिंग दीवार वाला श्यामपट भी होने चाहिए। विज्ञान सामग्रियाँ भी होनी चाहिए जिसमें विज्ञान के उपकरण होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत भी आपको बताई गई थी। शिक्षण उपकरण, पाठ्य वितरण, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक, मार्गदर्शिका, मानचित्र, ग्लोब, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब है साज सज्जा। विद्यालय को अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए विद्यालय की साज सज्जा के लिए विद्यालय के प्रांगण को अत्यधिक सुंदर होना आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में पेड़ पौधे, बागवानी, वृक्षारोपण आदि होना चाहिए। विद्यालय में फल फूल के पौधे विद्यालय के वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करते हैं, उसकी सुंदरता तथा आकर्षण को बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे एवं बागवानी नहीं होती है तो शिक्षक वातावरण आकर्षक एवं नीरस होता है। ऐसे अच्छे विद्यालय में इतना होना अनिवार्य है कि फूलों एवं वृक्षों को रोपण अवश्य होना चाहिए। मौसमी फल फूल उसमें होने चाहिए जो प्रत्येक मौसम को अलग अलग बोए जाते हैं, एक वर्ष में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ फूल स्थायी रूप से भी होने चाहिए जो विद्यालय की सुंदरता को बरकरार रखें। तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत जो है वो बागवानी के लिए भूमि होनी चाहिए, बागवानी के लिए सिंचाई होनी चाहिए, पानी की निकासी का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने की भी विधियां होनी चाहिए, है ना। उसमें इन विधियों में कुछ विधियां हैं जिसमें है वर्गाकार विधि, त्रिकोणीय विधि, अष्टभुजाकार विधि, आयताकार विधि, पूरक विधि, ऊबड़ खाबड़ भूमि विधि, समुच्चय विधि का जो है अनुसरण करना चाहिए। इसमें पेयजल की व्यवस्था भी होती है,
इसमें शौचालय की व्यवस्था भी उत्तम होनी चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, प्रयोगशाला का अपना स्थान है विद्यालय में, विषय को प्रभावी बनाने के लिए उसके उपकरणों का उपयोग किया जाए और इसका उपकरणों का उपयोग जो है उसकी प्रयोगशालाओं में ही किया जा सकता है। प्रयोगशाला के महत्व को मान्यता प्रदान की जाने लगी और इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पर प्रबल बल दिया। प्रत्येक विषय के उपकरणों की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि विज्ञान में होती है, अतः विज्ञान शिक्षण के उपकरणों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए उसके प्रयोग को सरलता से किया जा सके उसके लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया। प्रयोगशालाओं के निर्माण के द्वारा छात्र भिन्न भिन्न वस्तुओं के निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग करके सैद्धांतिक ज्ञान की वास्तविकता को समझा सके। प्रयोगशाला द्वारा विषय वस्तु की दृष्टि से उपयुक्त एवं अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। छात्र प्रयोगशाला के द्वारा स्वक्रिया करके ज्ञानार्जन कर सके, मतलब वो करके सीखे, है ना। गांधी जी ने क्या बोला है, करके सीखने पर बल दिया है। करके सीखने से ज्ञान भी स्थायी होता है और उस चीज़ का जो है नॉलेज बढ़ता है। प्रयोगशाला द्वारा अनेक क्रियाकलापों, गतिविधियों का निर्माण तथा उनमें सफल बनाने में सहायक होनी चाहिए। सहायक छात्रों को निम्नलिखित गुणों का विकास होता है, उसमें व्यक्तित्व परीक्षण होता है, सहयोग की भावना आती है, आलोचनात्मक प्रवृत्ति आती है, आगे बढ़कर काम करने के लिए उत्साह मिलता है। जिस तथ्य को छात्र बार बार पढ़ने से नहीं समझ सकता है वो समझने के लिए सुगम हो जाती है। प्रयोगशाला के प्रयोग में शिक्षण रुचिकर बन जाता है। प्रयोगशाला से प्रभावशाली बनाया जा सकता है वातावरण को एवं छात्रों में उत्साह बढ़ सकते हैं। उपकरणों और बालकों के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन्हें जानने की इच्छा बढ़ती है कि इसमें क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें के साथ में ही एक कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या का कार्यभार के अनुसार उपयुक्त आकार का होना चाहिए। कार्यालय में फर्नीचर एवं अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कुर्सी मेजों पर बैठकर कर्मचारी कार्य कर सके। अभिलेखों को रखने के लिए अलमारी होनी चाहिए। विद्यालय में कार्य करने के लिए व्यक्ति योग्य एवं अपने कार्य में निपुण होना चाहिए जिससे कि किसी कार्य में व्यवधान उपस्थित न हो। कार्यालय में पृथक कार्यों को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए जिससे कि वह कार्यालय के प्रति सजग रहे। कार्यालय के प्रत्येक कार्य के लिए पृथक पृथक खिड़की होनी चाहिए जिससे कि कार्य को अच्छी प्रकार से किया जा सके, एक ही खिड़की पर भीड़ न हो, है ना। कार्यालय के लिए उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए जैसे कंप्यूटर, सीडी, कैलकुलेटर, फाइल आदि कि इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती। कार्यालय में समय समय पर प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक द्वारा निरीक्षण होना चाहिए जिससे उनकी त्रुटियों को ज्ञात किया जा सके। प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक वर्ग द्वारा कार्यालय कर्मचारियों की मांगों एवं सौहार्दतापूर्वक जो है विचार करना चाहिए जिससे क्षमता में विकास हो सके। विद्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए जिससे अभिलेखों की आवश्यकता के आधार पर स्थान परिवर्तित किया जा सके। आदर्श एवं निर्देशों का पालन शीघ्रता से करना चाहिए क्योंकि विलंब से कार्यालय में विद्यालय दोनों की ही छवि खराब होती है। विद्यालय में खेल का मैदान से सर्वांगीण विकास में सहायक है। खेल बालकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए उपयोगी होते हैं। खेल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस खेलों के मैदान को भी विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए तथा खेल के मैदान में सफाई को समुचित प्रबंध होना चाहिए। खेल का धरातल समतल हो, सीमित हो, ठीक उसी प्रकार कंकर पत्थर न हो। बरसात के दिनों में भारी पानी भरने वाला नहीं होना चाहिए। गर्मी एवं छायादार वृक्ष लगे होने चाहिए। वहाँ थकावट दूर करने हेतु, विश्राम हेतु जो है मच्छर, मक्खी आदि से बचाव हेतु मैदान में चूना एवं कीटनाशक दवा का छिड़काव कराते रहना चाहिए। जानवरों का प्रवेश निषेध करना चाहिए और गंदगी फैलाने वालों के लिए जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर जो है डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए एवं खेल के मैदान को विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। मैदान का उपयोग सामाजिक उत्सवों एवं कार्यालयों के लिए भी किया जाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या
उपस्थित हो। सामूहिक व्यायाम के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होती है और सामूहिक व्यायाम विद्यालय प्रांगण में नहीं किया जा सकता, इसलिए खेल का मैदान आवश्यक होता है। बालकों में सामूहिक भावना तथा स्वस्थ प्रतियोगिताओं के विकास के लिए खेल की अहम भूमिकाएं होती हैं। खेल के मैदान में खेल के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, तो उसके लिए खेल के मैदान को पृथक रूप से उसका निर्माण करना चाहिए। खेल के मैदान में गड्ढे नहीं होने चाहिए, ऐसे में खिलाड़ी को जो है मोच आ सकती है, खिलाड़ी गिर भी सकता है। खेल का मैदान घास से युक्त होना चाहिए, घास पर फिसलने से खिलाड़ी को कोई हानि नहीं पहुंचती। खेल के मैदान के घास के जो है वो अत्यधिक आवश्यक, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं हो कि उसमें विद्यार्थियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सके। फिर है विद्यालय में क्लिनिक। छात्रों के चिकित्सालय परीक्षण केंद्रों में जो है वो कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। छात्रों का नाम, लिंग, पता, विद्यालय के नाम, जाति, विद्यालय का नाम, उसकी जाति, छात्र की लंबाई, वजन, छात्रों को वस्त्रों की उचित सफाई, पोषण, व्यक्तिगत इतिहास, दांत, नाक, गला, कान, मानसिक दशाओं का विशेष परीक्षण होना चाहिए। रोग एवं विकृतियों, हृदय, फेफड़े, चर्म रोग, रक्त आदि की विशेषज्ञों से विकृतियों, आहार संबंधी अभिभावकों को निर्देश एवं उपचार के लिए जो है वो निर्देश दिए जा सकें। उपचार केंद्र के रूप में भी होना चाहिए। विद्यालय में ही क्लिनिक होना चाहिए, जिससे दांतों तथा आँखों की वो जांच की जा सके एवं उन्हें स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। नियंत्रण केंद्र के रूप में होता है। तेजी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए विद्यालय क्लिनिक को नियंत्रण केंद्र के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। स्वास्थ्य केंद्र भी होने चाहिए। विद्यालय क्लिनिक को स्वास्थ्य विज्ञान का आवश्यक ज्ञान छात्रों तथा शिक्षकों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और अहम एवं सबसे लास्ट वाला जो है इसमें है विद्यालय भवन तथा परिसर में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो कहीं घूम रहा है तो उसको घूमने देना चाहिए, लेकिन उससे उसका शिक्षण कार्य यदि व्यवस्थित या बाधित हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। विद्यालय भवन तथा परिसर में स्वच्छता सफाई व्यवस्था। विद्यालय भवन तथा परिसर में स्वरूप उसकी व्यवस्था तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। विद्यालय भवन एवं परिसर में स्वच्छता को ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि बालक जिस परिवेश से आता है उस परिवेश को तन और मन दोनों को स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्राथमिक स्तर के बालकों में स्वच्छता की आदत का विकास करना आवश्यक है। स्वच्छता की आदत के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कक्षा कक्ष की स्वच्छता रखना, फर्नीचर की स्वच्छता रखना, विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता रखना, पानी के पीने की स्वच्छता रखना, शौचालय की स्वच्छता रखना, प्रयोगशाला की स्वच्छता रखना, पुस्तकालय की स्वच्छता रखना, खेल के मैदान की भी स्वच्छता रखना। उसी के साथ में गंदी खिड़कियों के कारण प्रकाश कम हो जाता है, बालकों को स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी समय समय पर सफाई कराते रहना। मेज एवं कुर्सियों पर गंदगी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साफ कराते रहना चाहिए। विद्यालय की दीवारों को साफ रखना चाहिए, उन पर धूल तथा जाले नहीं आने देनी चाहिए। समय समय पर जो है खिड़कियाँ एवं दरवाज़ों को खोल देना चाहिए और उन्हें पर जमी धूल को भी साफ करवाना चाहिए, जिससे बच्चों के फेफड़ों पर प्रभाव नहीं पड़े। परिसर में नालियों का बहाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के साथ साथ आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। विद्यालय के परिसर की स्वच्छता समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। छात्रों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी निरीक्षण होना चाहिए। इसी के साथ में जो विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन में जो उसका असाइनमेंट है वो है भौतिक प्रबंधन के रूप में विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं भौतिक प्रबंधन के रूप में विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं एवं साधनों का निर्माण किया जाना चाहिए, विवरण दीजिए। और लघुत्तरात्मक प्रश्न है भौतिक प्रबंधन किसे कहते हैं। थैंक यू।